बंगाल के रण में एमपी के रणनीतिक। नमस्कार, बात मुद्दे की में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश सक्सेना। पश्चिम बंगाल बीजेपी के लिए बड़ा टास्क, और यही कारण है कि लंबे समय से बीजेपी बंगाल को लेकर अपनी रणनीति में धार लगातार तेज कर रही है। इस रणनीति में अगर हम देखें तो जो एमपी के रणनीतिकार हैं, जो संकट मोचक हैं, उन्हें बड़ी जिम्मेदारी बंगाल चुनाव को लेकर सौंपी गई थी और सौंपी जा रही है। जिस तरह से पहले अरविंद मेनन मध्य प्रदेश के संगठन महामंत्री रहे, लंबे समय तक उन्होंने मध्य प्रदेश में काम किया और कई चुनाव उनके रणनीति पर बीजेपी ने मध्य प्रदेश में जीते। अरविंद मेनन को पश्चिम बंगाल में जिम्मेदारी सौंपी गई। उसके बाद जिस तरह से कैलाश विजयवर्गीय को पश्चिम बंगाल का प्रभारी बनाया गया और लगातार विजयवर्गीय वहाँ पर डटे हुए हैं और हर हालातों का सामना कर रहे हैं। ऐसे में प्रदेश के संकट मोचक बीजेपी के लिए कहे जाने वाले, चाहे सरकार की बात कर लें या बीजेपी की बात कर लें, सचिन तेंदुलकर भी उन्हें कहा गया। प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा को कई विधानसभा सीटों की अहम जिम्मेदारी सौंपी गई है और डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा लंबे समय से वहाँ पर डटे हुए हैं। और अब विश्वास सारंग, चिकित्सा शिक्षा मंत्री शिवराज कैबिनेट में, और उन्हें भी कुछ विधानसभा क्षेत्रों की जिम्मेदारी सौंपी गई है। कुल मिलाकर जिस तरह से बंगाल के रण में एमपी के जो रणनीतिक हैं, उनको खास महत्व वहां पर दिया जा रहा है। आज इसी मसले पर हम बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे। चर्चा शुरू करें उससे पहले इसी से जुड़ी एक खास रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं। एक लंबे अरसे से पश्चिम बंगाल की सत्ता पर काबिज तृणमूल कांग्रेस के होश फाख्ता हैं। जी हां, इस बार पश्चिम बंगाल में कमल की महक ने वहां की सियासी फिजा को एक अलग ही रंगबू से सराबोर कर दिया है। और खास बात यह है कि कमल की इस खुशबू से लगता है ममता दीदी को जुकाम हो गया है। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी गुज़िश्ता एक दशक से तृणमूल कांग्रेस का झंडा ऊंचा किए हुए हैं, लेकिन इस दफा चुनौती भारी है। भाजपा की धमक से ममता के किले की दीवारें तो थर्रा ही गई हैं। गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा के मुखिया जेपी नड्डा जैसे महारथियों ने पश्चिम बंगाल में जिस खूबी से किलेबंदी की है, उससे पता चलता है कि इस दफा वहां के चुनाव खास होने वाले हैं। और तो और कैलाश विजयवर्गीय, डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा और अब मध्य प्रदेश के एक और मंत्री विश्वास सारंग को भी बंगाल फतेह करने की जिम्मेदारी दी गई है। उससे साफ पता चलता है ममता दीदी के लिए अपना खेमा बचा पाना इस दफा मुश्किल होगा। बहरहाल टॉपिक पर आते हैं और विषय यह है कि भाजपा द्वारा पश्चिम बंगाल के चुनाव में मध्य प्रदेश के दिग्गजों को अहम जिम्मेदारी देना। सबसे पहले कैलाश विजयवर्गीय को पार्टी ने मैदान में उतारा, जिन्होंने पश्चिम बंगाल में भाजपा का खेमा तैयार किया। और उसके बाद पार्टी के संकट मोचक डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा को 48 जिलों का जिम्मा दिया गया। और अब सूबे के एक और मंत्री विश्वास सारंग को भी 3 जिले फतेह करने की जिम्मेदारी दी गई है। निश्चित रूप से बंगाल की जो स्थिति है वो ममता दीदी ने बद से बदतर कर दी। ममता दीदी का बोरिया बिस्तर बंधने वाला है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बंगाल में बनेगी, वो बंगाल का गौरव फिर वापस आएगा जो आज़ादी के पहले भी था। और आज़ादी की लड़ाई में जिस प्रकार से बंगाल ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था, पर ममता दीदी ने उस बंगाल की संस्कृति को मटियामेट कर दिया। अहम बात यह है कि पश्चिम बंगाल में जिस तरह मध्य प्रदेश के नेताओं को उतारा गया है, उससे पार्टी में इनके कद का पता चलता है। और बीजेपी किस तरह सधे हुए कदमों से पश्चिम बंगाल में चुनावी बिसात बिछा रही है, उसकी रणनीति का भी आभास होता है। जिक्र कैलाश विजयवर्गीय का करें तो उन्होंने पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ आंदोलन खड़ा करने में अहम भूमिका निभाई, तो डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा
जिस तरह गुजरात और उत्तर प्रदेश में पार्टी के लिए संकट मोचक बने, तो इस बार भी बंगाल में पार्टी का झंडा बुलंद करने का जिम्मा उन्हें दिया गया है। विश्वास सारंग पर विश्वास जताकर भाजपा ने एक और दांव खेला है। लोकसभा चुनाव में भाजपा की एक तरफा जीत से उसकी कुशल राजनीतिक दक्षता का तो पता सबको चल ही गया है, और अब पश्चिम बंगाल में पार्टी ने जिस तरह हुंकार भरी है, उससे साफ पता चलता है कि ममता दीदी के लिए इस बार बनघट की डगर कठिन होने वाली है। मिसाल सामने ही है। बीजेपी के कदम पश्चिम बंगाल में पड़ते ही ममता की छांव से निकलकर तृणमूल के कई नेता भाजपा का दामन थाम चुके हैं, और ये सिलसिला जारी रहने वाला है, इसमें भी कोई संदेह नहीं। कुल जमा कैलाश, विश्वास और नरोत्तम मिलकर पश्चिम बंगाल में भाजपा के लिए सर्वोत्तम नतीजे लाने वाले साबित होंगे। ये कहना जल्दबाजी हो सकती है, लेकिन पॉलिटिकल पंडितों की माने तो पश्चिम बंगाल में भाजपा के लिए सत्ता का मार्ग मध्य प्रदेश से होकर ही निकलेगा, ये तय है। न्यूज वर्ल्ड डेस्क। तो जिस तरह से बंगाल के रण में मध्य प्रदेश के कई नेताओं को अहमियत दी गई है, स्ट्रेटजी रणनीति बनाने को लेकर जिम्मेदारी सौंपी गई है, आज इसी मुद्दे पर हम बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे। चर्चा शुरू करें उससे पहले अपने मेहमानों का तारुफ कराना चाहेंगे, परिचय कराना चाहेंगे। हमारे साथ में हैं वरिष्ठ पत्रकार खिलावन चंद्राकर जी, स्वागत करता हूं खिलावन जी आपका। हमारे साथ में हैं दीपक राजपूत जी, बीजेपी नेता प्रवक्ता, स्वागत करता हूं दीपक जी आपका। और हमारे साथ योगेश गुप्ता, कांग्रेस के नेता और प्रवक्ता। योगेश जी आपका भी स्वागत करता हूं। सबसे पहले मैं दीपक जी के पास में आता हूं। दीपक जी, आवाज़ पहुंच रही है हमारी आप तक? दीपक जी, ऑडियो क्लियर मिल रहा है आपको? हाँ, मिल रहा है। चलिए, स्वागत करता हूं आपका। और सबसे पहले आपके पास ही आता हूं कि जिस तरह से पश्चिम बंगाल की हम बात करें, लंबे समय से एक बड़ा टास्क रहा है बीजेपी के लिए, और सालों पहले बिसात बिछाने की शुरुआत की गई विधानसभा चुनाव को लेकर। जिस तरह से टीएमसी वहां पर अपना कब्जा लंबे समय से जमाए हुए हैं, ममता बनर्जी वहां की मुख्यमंत्री, और दूसरी तरफ जिस तरह से बीजेपी के लगातार ये आरोप रहे कि बीजेपी के नेताओं कार्यकर्ताओं को टारगेट बनाया गया, उनकी हत्याएं हुई। अब जिस तरह से मध्य प्रदेश के जो रणनीतिकार हैं उनको जिम्मेदारी सौंपी गई है, खासतौर पर बात करें कैलाश विजयवर्गीय, नरोत्तम मिश्रा और फिर अब कैलाश माफ़ कीजिएगा विश्वास सारंग की। तो क्या माना जाए कि पश्चिम बंगाल के सत्ता का जो रास्ता है वो अब एमपी से होकर ही निकलेगा, जिस तरह से अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों की जिम्मेदारी नेताओं को सौंपी जा रही है? देखिए, मध्य प्रदेश जो है ना, देश का हृदय स्थल है, और इस हृदय स्थल से एक शेर पश्चिम बंगाल में पहुंचा है कैलाश विजयवर्गीय जी के रूप में, वो फिर दो उनके साथ ही नरोत्तम मिश्रा जी और सारंग जी। ये सिर्फ मध्य प्रदेश से इसलिए गए हैं, मोदी जी ने हमें इन पर विश्वास करा है, और ममता बनर्जी को ये उनका घर का रास्ता दिखा के ही आएंगे, क्योंकि मध्य प्रदेश जो ठान लेता है उसका वो पूरा करके छोड़ता है। आज मध्य प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और देश में मोदी जी की जो सरकार है, वो सरकार देश में जो काम कर रही है वो वहां की जनता समझ चुकी है। और ममता जी ने जो अत्याचार, धार्मिक उन्माद जो पश्चिम बंगाल में फैला के रखा था, उसका जवाब देने के लिए कैलाश विजयवर्गीय जी और उनकी टीम मध्य प्रदेश से और देश का नेतृत्व करने वाले मोदी जी, अमित शाह जी, नड्डा जी, ये निश्चित तौर पर ममता बनर्जी को अपने घर पहुंचा के रहेंगे, क्योंकि उनका अत्याचार अभी देश में ज्यादा समय तक नहीं चलेगा। और मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूं, मैं संगठन का काम करता हूं, लेकिन मैं ये विश्वास के साथ कह सकता हूं कि जो कैलाश विजयवर्गीय जी ने, नड्डा जी ने, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो मध्य प्रदेश के लोगों पर विश्वास किया है, वो उसका रिजल्ट आपको पश्चिम बंगाल के चुनाव के बाद जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तब मिलेगा। ममता बनर्जी ने जो अत्याचार करा है, जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर अत्याचार करा है, ये लोग उसका बदला लेके आएंगे। चलिए दीपक जी,
आप बिल्कुल संगठन का काम करते हैं, लेकिन हमने आपको स्पोक पर्सन को लेकर आपको आमंत्रित किया है आज की इस डिबेट में। अब मैं सीधे योगेश गुप्ता जी के पास में आता हूं। योगेश जी, जिस तरह से बीजेपी की पश्चिम बंगाल को लेकर लंबी स्ट्रेटजी रही है, और चूंकि हम बात कर रहे हैं आज के मुद्दे पर कि मध्य प्रदेश के जो बीजेपी के लीडर्स हैं उन्हें जिम्मेदारी वहां की सौंपी जा रही है, कांग्रेस का क्या प्लान इसको लेकर? क्या मध्य प्रदेश के भी नेताओं को जो कांग्रेस के हैं इस चुनाव में जिम्मेदारी वहां पर दी जाएगी या दी जा चुकी है? क्या कुछ कांग्रेस का इसको लेकर है? देखिए साहब, मैं सबसे पहले निवेदन करना चाहूंगा, जितने भी डिबेट में देखे मेरे साथी जो है, धैर्यपूर्वक डिबेट करें तो ज्यादा मजा आएगा, सुनने की क्षमता रखें, पहली बात। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का जादू क्या खत्म हो गया पूरे देश में से? जो पश्चिम बंगाल की राजनीति के लिए, पश्चिम बंगाल में मोदी जी की आम सभाएं कम पड़ रही है, अमित शाह जी के तबातोड़ दौरे एक के बाद एक करने के बावजूद भी आज जब पश्चिम बंगाल में उनको फतेह हासिल होती हुई नजर नहीं आ रही, तो मध्य प्रदेश से मंत्रियों को ले जाया जा रहा है। उसका दुष्प्रभाव अगर माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी और मोदी जी सोच रहे थे, मध्य प्रदेश में पिछले 11 महीने में बढ़ते हुए अपराधों के आंकड़े, एक मंत्री के घर बंगले में बम फेंके जा रहे हैं, एक मंत्री की यहाँ चोरी हो रही है, प्रोटेम स्पीकर को धमकी दी जा रही है, बलात्कार के आंकड़े प्रतिदिन बढ़ रहे हैं, 148 बलात्कार के मामले प्रतिदिन जब से शिवराज जी ने सत्ता संभाली है। तो हमारे प्रदेश के गृह मंत्री को प्रदेश का जिम्मा न सौंपकर पश्चिम बंगाल का जिम्मा सौंपा। ठीक है, केंद्रीय नेतृत्व है, चाहे जो कर सकता है, मगर बेहतर होता शिवराज जी नरोत्तम मिश्रा जी को हटाते, उनकी जगह एक परमानेंट गृह मंत्री को बिठाते, ताकि प्रदेश वासियों को बढ़ते हुए अपराधों से मुक्ति मिलती, उन पे अंकुश लगाने में सरकार कामयाब हो पाती। एक टांग नरोत्तम मिश्रा जी की पश्चिम बंगाल में, दूसरी टांग प्रदेश में। रही सही कसर विश्वास सारंग को भेजकर कर रहे हैं। जब कोविड पे अभी तक नियंत्रण पाया नहीं गया है, प्रधानमंत्री की इच्छा अनुसार कोविड के टीके, चलिए योगेश जी, ये बात तो ठीक है आप जो कह रहे हैं, बिल्कुल आप तो चूंकि यही कहेंगे कांग्रेस, चूंकि मेरा सवाल ये है योगेश जी, मेरा सवाल आपसे ये था, मैं आपसे भी जानना चाहूंगा, हर कोई भी चुनाव होता है, सुन लीजिए योगेश जी, मेरी बात सुन लीजिए योगेश जी मेरी बात सुन लीजिए। मेरा ये कहना है कि कोई भी चुनाव होता है, बिल्कुल जिम्मेदारी अलग अलग राज्यों के जो लीडर्स होते हैं उनको जिम्मेदारी सौंपी जाती है, और ऐसा ही बीजेपी ने किया है, इसमें कोई वो बात नहीं है। लेकिन मेरा सवाल आपसे यही था, उसका जवाब आपने नहीं दिया। क्या मध्य प्रदेश के कुछ लीडर्स, चाहे हम कमलनाथ की बात कर लें या हम दिग्विजय सिंह की बात कर लें, या जो तमाम आपके टॉप लीडर हैं, उनको वहां पर जिम्मेदारी दी जाएगी या दी गई है? मेरा ये सवाल था आपसे। कि 50% से ज्यादा तृणमूल कांग्रेस के नेताओं को अमित शाह जी ने खरीद लिया, लालच खरीदने विश्व में चल रहा है और पूरे देश में चल रहा है, क्योंकि जिस पार्टी की नीतियां अच्छी होती है, चलिए मैं वरिष्ठ पत्रकार खिलावन चंद्राकर जी के पास में आता हूं। मैं आऊंगा, दोनों मेहमानों के पास में दोबारा आऊंगा, डिबेट को आगे बढ़ने दीजिए। वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ में खिलावन चंद्राकर जी। खिलावन जी, इस स्ट्रेटेजी को, बीजेपी की स्ट्रेटेजी को किस रूप में देखते हैं? चूंकि हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य से कि किस तरह से मध्य प्रदेश के लीडर्स को वहां पर जिम्मेदारी सौंपी गई है, और जो कुछ पश्चिम बंगाल के हालात लंबे समय से रहे, खासतौर पर कानून व्यवस्था को लेकर तमाम तरह के सवाल उठते रहे हैं, जो लगातार एमपी से तमाम सारे लीडर्स को वहां भेजा जा रहा है, किस रूप में देखते हैं इसको आप? देखिए जी, महत्वपूर्ण बात यही है कि पश्चिम बंगाल में मध्य प्रदेश के नहीं जी, बल्कि अन्य जो प्रदेश है उनके भी बड़े लीडर को, मास लीडर को भेजा जा रहा है जी। मध्य प्रदेश की चर्चा हम बार बार इसलिए करते हैं क्योंकि यहाँ से पहले कैलाश विजयवर्गीय लगभग 3 साल पहले ही वहाँ भेजे गए थे, और उन्होंने लोकसभा चुनाव में आपने देखा होगा कि जहाँ भाजपा को सिर्फ 1-2 सीटें ही मिली थी, वहाँ लोकसभा में बेहतर प्रदर्शन किया भाजपा ने। तो वो वहाँ रणनीति पहले से बन रही थी। लगभग 4 साल पहले जब
कैलाश विजयवर्गीय जी को वहाँ का प्रभारी नियुक्त किया गया था तभी से। लेकिन अब बीजेपी जो है तो बंगाल में कभी सत्ता में रही नहीं है, विपक्ष में भी बहुत शिद्दत तरीके से रही नहीं है, पहली बार विपक्ष में पहुंची थी वो। तो मुझे लगता है कि वहाँ वो पूरी योजनाबद्ध ढंग से रणनीति के आधार पर एक रणनीति तैयार करके वहाँ पर सत्ता पे काबिज होने का प्रयास कर रही है। और इसके लिए सिर्फ मध्य प्रदेश नहीं, देश भर के लोगों को भेजा जा रहा है, बड़े नेताओं को। जहाँ तक मध्य प्रदेश का सवाल है, निश्चित रूप से मध्य प्रदेश का ये सौभाग्य है कि भाजपा ने मध्य प्रदेश को बहुत प्राथमिकता दी है इस मामले में। और पहले विजयवर्गीय, फिर बाद में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को लगभग 50 विधानसभा क्षेत्रों की जिम्मेदारी सौंपी गई। अब फिर से आज जो जानकारी आप और हम जिस पर चर्चा कर रहे हैं, आज जानकारी मिली है कि कैलाश विश्वास सारंग विश्वास सारंग को भी लगभग 3 जिले की जिम्मेदारी दे के वहां भेजा जा रहा है। मुझे लगता है कि देखिए, जिस तरह से रणनीति लगातार बनी है और लगातार विधानसभा चुनाव के 6 महीने पहले से ही न सिर्फ मोदी बल्कि अमित शाह और जेपी नड्डा जैसे बड़े नेता वहां सक्रिय हैं। और आपने देखा होगा कि पिछले 6 महीने से जो तृणमूल कांग्रेस का पल्ला छोड़कर भाजपा में शामिल होने की जो लगातार क्रम चलाया जा रहा है, मुझे लगता है ये भी भाजपा के एक रणनीति का अंग है। और आने वाले दिनों में जब चुनाव बिल्कुल नजदीक आ जाएंगे या चुनाव की घोषणा जब हो जाएगी, तो बहुत सारे लोग और इस तरह से इस पाले से उस पाले, उस पाले से इस पाले में जाने को तैयार बैठे रहेंगे, ऐसा मुझे अंदाजा लग रहा है। चलिए, मैं खिलावन जी दोबारा आता हूँ आपके पास में। दीपक राजपूत कुछ कह रहे हैं। दीपक जी, क्या बोलिए आप। जिस तरह से योगेश गुप्ता जब बोल रहे थे, आप क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि मोदी जी का जादू पूरे देश में है और भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी गृह मंत्री अमित शाह जी, प्रदेश अध्यक्ष नड्डा जी और महामंत्री कैलाश विजयवर्गीय जी, ये पूरी तरह से पश्चिम बंगाल में जनता के बीच में हमेशा विगत बहुत समय से सक्रिय हैं। और जिस तरह का पश्चिम बंगाल में एक आतंक का माहौल था, वो इन लोगों ने वहां उपस्थित होकर जनता के बीच में अपनी जो साख बनाई है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो देश में शासन कर रही है, वो न्याय के रूप में काम कर रही है और जो उनने वादे करे उसको बहुत बाखूबी निभाया। चाहे अभी राम मंदिर का मुद्दा हो, चाहे धारा 370 का हो, तो जनता के अंदर यह विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी जो कहेगी वो करेगी। और जो पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का जो आतंक का राज चल रहा था, उसको अगर कहीं कोई खत्म कर सकता है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। और इसमें भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता, नेता मिलकर एक साथ संगठित होकर ममता बनर्जी को इस प्रदेश से बाहर करके मानेंगे। चलिए योगेश जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि इसमें दिक्कत किस बात को लेकर है? क्योंकि ना केवल हम पश्चिम बंगाल की बात कर रहे हैं, जिस तरह से बीजेपी के नेताओं को वहाँ अहमियत दी गई है। हम अगर केंद्रीय सरकार की बात करें, मोदी सरकार की बात करें, तो वहाँ भी तमाम सारे मंत्री मध्य प्रदेश से, चाहे फग्गन सिंह कुलस्ते की बात कर लें, नरेंद्र सिंह तोमर की बात करें, दूसरे नेता प्रहलाद पटेल की हम बात कर लें, इससे पहले की हम बात कर लें, ऐसे में कहीं ना कहीं नहीं लगता कि केंद्रीय फलक पर जिस तरह से मध्य प्रदेश, भले चूँकि बीजेपी की सरकार केंद्र में है, राज्य में है, वहाँ पर है, लेकिन मेरा कहना यही था, जिस तरह से आपने सवाल उठाया कि जादू जो है पीएम नरेंद्र मोदी और कहीं ना कहीं अमित शाह का आप कह रहे हैं कम हो गया है। लेकिन अगर संगठनात्मक व्यवस्था देखें, हर पार्टी चाहती है जब कहीं चुनाव होता है कि वहाँ पर, जैसे खिलावन जी कह रहे थे कि हर पार्टी अपने नेताओं को वहाँ पर भेजती है, अगर इस तरह से भेजकर मध्य प्रदेश के नेताओं को तवज्जो दी गई है तो इसमें हर्जी क्या है? देखिए साहब, अभी हाल ही में अपन ने 11 महीने मार्च 2020 में देखा था, प्रदेश के जिन नेताओं को आज पश्चिम बंगाल भारतीय जनता पार्टी ने भेजा है, वो यकीनन तोड़ फोड़ जोड़ तोड़ की राजनीति में माहिर है। किस प्रकार षड्यंत्र पूर्वक उन्होंने प्रदेश में लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई सरकार कमलनाथ जी की गिराई, यही काम वो लोग वहां जाकर पश्चिम बंगाल में कर रहे हैं। आज तृणमूल कांग्रेस के 50% से ज्यादा दिग्गज नेताओं को खरीद कर, प्रलोभन देकर भारतीय जनता पार्टी में मिलाया गया है। तो भारतीय जनता पार्टी में चुनाव का लड़ रही है, मतलब टीएमसी 1 और टीएमसी 2 के बीच में युद्ध हो रहा है।
कांग्रेस वहां पर अपनी तटस्थ भूमिका में है। तो यकीनन वहां निश्चित रूप से अभी मेरे साथी प्रवक्ता दीपक जी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। मोदी जी ने कहा था काला धन लाऊंगा, लाए क्या? मोदी जी ने कहा था पेट्रोल 35 रुपए लीटर दूंगा, दिया क्या? 100 रुपए लीटर पेट्रोल है, डीजल 85 रुपए से ऊपर है। मोदी जी ने कहा था मैं 2 करोड़ रोजगार रोज दूंगा, क्या दिया क्या? तो प्रदेश की और देश की जनता देख रही है कि इनकी कथनी और करनी में बहुत फर्क है। आज महंगाई चरम पर है। क्या चीज आज 6 साल में 7 साल में ये बताइए, किसी भी एक वस्तु का नाम बताइए जो सस्ती हुई हो, मनमोहन सिंह जी के टाइम से लेकर और आज के टाइम में कोई भी एक आइटम का नाम अगर दीपक जी बता देंगे तो मैं मान जाऊंगा कि मोदी शासन में जनता को राहत मिली है। इन्होंने कहा था हम आय को कर मुक्त बनाएंगे, आय कर का दायरा बढ़ाएंगे, बढ़ाया क्या? तो ये कहना कुछ है और करते कुछ है। इनका एक ही सिद्धांत है, डिवाइड एंड रूल, वर्ग संघर्ष की स्थिति को निर्मित करो। योगेश जी, जिस तरह से लेकिन आप कह रहे हैं कि 50 से ज्यादा नेताओं को बीजेपी ने मिला लिया, अरे लग रहा होगा उनके नेताओं को कि जिस तरह से हमने मध्य प्रदेश में देखा कि कांग्रेस के तमाम सारे लीडर कांग्रेस को बाय बाय कहकर बीजेपी में शामिल हो गए, कई मंत्री हैं। ऐसे ही क्या ये हवा का रुख है कि लोग जो टीएमसी के हैं या अन्य दलों के हैं वो वहां से छोड़कर बीजेपी में जा रहे हैं? ये हवा को कांग्रेस पहचान पा रही है? भारतीय जनता पार्टी के नेता जोड़ तोड़ और खरीद फरोख्त की राजनीति में माहिर है। ये केवल इन्होंने मध्य प्रदेश में नहीं किया, इन्होंने कर्नाटक में किया, इन्होंने गोवा में किया, इन्होंने राजस्थान में करने की कोशिश करी, इन्होंने मिजोरम में किया, इन्होंने त्रिपुरा में किया, पूरे देश में इनका। चलिए मैं खिलावन जी से पूछ लेता हूँ। खिलावन जी, जिस तरह से योगेश जी कह रहे हैं कि 50 से ज़्यादा जो नेता हैं और जिस तरह से आरोप बीजेपी पर लगा रहे हैं कि तोड़ मोड़ करने के लिए बीजेपी माहिर है, लेकिन मुझे लगता है चुनाव की बेला है, शायद इन नेताओं को लग रहा होगा कि अब जो भविष्य है वो बीजेपी के साथ है और यही कारण है कि उस दिशा में चले गए। इस हवा को शायद कांग्रेस पहचान नहीं पा रही हो, या फिर किस तरह से आप इसको देखते हैं? राजेश जी, लोग कहते हैं कि राजनीति में सब कुछ जायज है, लेकिन मैं मानता हूं कि राजनीति में बहुत कुछ जायज नहीं है। लेकिन जहां तक तोड़ फोड़ की बात जी, आवाज चली गई खिलावन जी की। मुझे लगता है खिलावन चंद्राकर जी का जो ऑडियो है वो नहीं पहुंच रहा है और तब तक जी आवाज आने लगी है। बोलिए खिलावन जी, बोलिए। मैं यही कह रहा था आपसे कि फिर आवाज गई। चलिए दीपक जी, जब तक अपनी बात रखिए आप, जो कुछ योगेश जी ने कहा और क्या कहना चाहेंगे जब तक ऑडियो खिलावन चंद्राकर जी का सही होता है। दीपक जी देखिए, गुप्ता जी ने जो कहा, मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी की सरकार थी, कमलनाथ जी ने जनता के वादे पूरे नहीं करे और जिस व्यक्ति ने इस मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनाई थी ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के रूप में, उसका जिस तरीके से अपमान करा और जो किसानों से वादे किए थे वो कमलनाथ जी पूरे नहीं कर पाए। आपने जो गलत किया उसका आपने भुगतान करा, हम लोगों को क्यों दोष देते हो भाई? आप वो नहीं कर पाए जो आपने जनता से वादा करा था और वादा खिलाफी जो भी लोग करेंगे उनको सजा भुगतना पड़ेगी। सिंधिया जी ने जब आपने वादे पूरे नहीं करे, आपको रोड पर ला दिया। कमलनाथ जी कह रहे थे कि सिंधिया जी रोड पे आ जाओ, सिंधिया जी ने आपको रोड पर ला दिया, क्या गलत करा? और वो स्थिति अब पश्चिम बंगाल में होने जा रही है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की जो हत्याएं हुई पश्चिम बंगाल में, जो जनता के साथ गलत हुआ, जनता उठ के खड़ी हो गई है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। एक ऐसा मुख्यमंत्री जो राम जी के नाम से कहती है, जयललिता जी, ममता बनर्जी, अगर कहीं तुम भगवान श्री राम के नाम से चलने लगोगी तो जनता आपको बख्शेगी नहीं। और रहा बात मोदी जी का, मोदी जी वो शख्सियत है कि आपने राम मंदिर निर्माण का वादा किया था, राम मंदिर निर्माण चालू हो गया। भारत 370 हटाने का वादा किया था, भारत 370 हटा के और देश में देश की उस जनता का जो कश्मीर से जो शरणार्थी थे, जो आदिवासी कश्मीरी थे, चलिए बिल्कुल बढ़ाया है। तो मोदी जी की, चलिए खिलावन जी एक बार फिर हमसे जुड़ गए हैं। खिलावन जी, जो मेरा सवाल आपसे था आप जवाब दे रहे थे, कहिए। हाँ, मैं वही बात बोलने वाला हूँ जी। राजनीति में योगेश जी आप थोड़ा, योगेश जी थोड़ा शांत रहिए, योगेश जी थोड़ा शांत रहिए। खिलावन जी का ऑडियो सही हो चुका है, खिलावन जी बोलेंगे जी।
क्या है? मैं ये कह रहा था जी। कि कोई भी राजनीतिक दल दल बदल से बचा नहीं। जी। सभी जब चुनाव आते हैं या चुनाव से पहले दल बदल के आधार पर अपनी सत्ता कायम करने का प्रयास करते हैं। जी। तो यदि भाजपा आज कर रही है तो मुझे लगता है कि उसमें कोई बहुत बड़ी गलत बात नहीं है। जिसको जिस पार्टी में रहना वो जाते हैं। दल बदल रोकने के लिए कानून बना हुआ है। कानून के दायरे से बाहर जो लोग जा रहे हैं वो भी दल बदल है एक। लेकिन हमें इस कार्रवाई को रोकने के लिए संविधान में कुछ संशोधन करना चाहिए, ताकि जो जनता की चुनी हुई सरकार है उसको कुछ मंत्रियों के या कुछ विधायकों के दल बदल या कुछ सांसदों के दल बदल के आधार पर सरकार को न गिराया जा सके, ताकि लोकतंत्र। चलिए खिलावन जी, आखिर में एक सवाल मेरा छोटा सा है, जो मुद्दा आज हमारा है कि अगर किसी की भी सरकार हो केंद्र में, चाहे वो कांग्रेस की रही हो या फिर हम अगर अब बात करें तो बीजेपी की सरकार है, ऐसे ही हम प्रदेश की बात करें, जब मध्य प्रदेश के नेताओं को महत्व मिलता है, जब तरजीह उनको दी जाती है, तो जाहिर सी बात है कि उसका फ़ायदा कहीं ना कहीं प्रदेश को मिलता है। और अगर मध्य प्रदेश के इन नेताओं को या इससे पहले जो नेता हैं जो केंद्र की राजनीति में हैं और मोदी सरकार में मंत्री हैं, तो कहीं ना कहीं इसका फ़ायदा प्रदेश को ज़रूर मिलता है। और अगर इस तरह का महत्व मिल रहा है तो जाहिर सी बात है कि यहाँ के नेताओं में वो कहीं ना कहीं काबिलियत दिखती होगी, कहीं ना कहीं वो रणनीतिक तौर पर बेहतर दिखते होंगे। यही कारण है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को यहाँ पर अवसर दिया जा रहा है। निश्चित तौर पे यदि अवसर मिलता है मध्य प्रदेश के नेताओं को तो मध्य प्रदेश के लिए हितकर ही है, अहितकर नहीं है। भविष्य में यदि चाहे वहाँ भाजपा की सरकार बने या ना बने, लेकिन केंद्र में जो भाजपा की वर्तमान मौजूदा सरकार है उसमें भी महत्व मिल रहा है लगातार। और यदि चुनाव जीत जाते हैं जिन क्षेत्रों में इनको प्रभार दिया गया वहां तो इनका और मध्य प्रदेश का सम्मान बढ़ेगा। चलिए, तो फिर कुल मिलाकर जिस तरह से पश्चिम बंगाल की हम बात करें और पश्चिम बंगाल का जो रण है और वहाँ पर मध्य प्रदेश के जो रणनीतिकार हैं उन्हें लगातार वहाँ पर महत्व दिया जा रहा है। और हालांकि सियासत है, राजनीति है, तमाम तरह के सवाल भी जिस तरह से योगेश जी भी कह रहे थे और दीपक जी जिस तरह से उसका जवाब दे रहे थे, लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए तो पश्चिम बंगाल बीजेपी के लिए लंबे समय से एक बड़ा टास्क रहा है। और यही कारण है कि दिन ब दिन जैसे ही चुनाव नज़दीक आते जाएंगे बीजेपी अपनी रणनीति को और तेज़ करती जाएगी। देखना होगा मध्य प्रदेश से और कौन से ऐसे नेता हैं जिनको जिम्मेदारी पश्चिम बंगाल में दी जाती है। और इस चर्चा में जुड़ने के लिए दीपक राजपूत जी आपका, योगेश गुप्ता जी आपका और खिलावन चंद्राकर जी आपका, तीनों मेहमानों का मैं शुक्रिया करता हूं। तो पश्चिम बंगाल के रण में एमपी के रणनीतिक कार जो हैं वो लगातार उनको महत्व मिल रहा है। और इससे पहले भी कई ऐसे उदाहरण हैं। अगर हम यूपी विधानसभा चुनाव की बात कर लें, जब वहाँ पर चुनाव हुए थे तो मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा को वहाँ पर जवाबदारी दी गई थी, वहाँ पर उनको जिम्मेदारी दी गई थी। और तकरीबन 35 से ज़्यादा विधानसभा क्षेत्र थे और जिन क्षेत्रों में वो रहे वहाँ पर बीजेपी ने फतह वहाँ पर हासिल की। और कैलाश विजयवर्गीय भी लंबे समय से पश्चिम बंगाल में है। और जिस तरह से पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े होते रहे हैं, बीजेपी खड़े करती रही है, उसका मुकाबला भी वो वहाँ पर कर रहे हैं। और अब जिस तरह से विश्वास सारंग की बात करें, उनको भी जवाबदारी वहाँ पर दी गई। आज इस चर्चा में बस इतना ही। न्यूज़ वर्ल्ड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। अब बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।